तो लेक्चर नंबर 8 पार्ट बी से शुरू करते हैं। इसके पहले हमने ज़्यादातर सब चीज़ सिंक्रोनस सर्किट्स देखे थे। ओके, सिंक्रोनस काउंटर बोले या सिंक्रोनस सर्किट्स बोले, जहाँ पे सेम क्लॉक या बोले तो दोनों फ्लिप फ्लॉप, अगर दो फ्लिप फ्लॉप है दोनों में क्लॉक एट अ टाइम ही दे रहे हैं, सेम टाइम पे दे रहे हैं। अब हम बात करेंगे किसकी, असिंक्रोनस काउंटर्स की। जहाँ पे एसिंक्रोनस आ गया तो वहाँ पे भी क्लॉक होगी, बट क्लॉक जो होगा वो अलग अलग होगा। ठीक है, क्लॉक इनपुट मान लो ये क्लॉक है, इसका ये है, और यहाँ पे क्लॉक इनपुट क्या आ रहा है, क्यू नॉट आ रहा है। जैसे कि हमें यहाँ से दिख रहा है ये क्यू नॉट अगले वाले फ्लिप फ्लॉप की क्लॉक की तरह काम कर रही है। और असल में बोला जाए तो क्योंकि यहाँ पे बबल लगा है, ये बबल है, तो ये क्यू नॉट बार इसका क्लॉक इनपुट है, और इसका क्लॉक तो जो हमने यहाँ पे दिया है मतलब नेगेटिव एज क्लॉक है बार की वजह से। और यहाँ पे क्यू नॉट इससे निकलेगा, मान लो यहाँ तक क्यू नॉट है, बट यहाँ बबल है इसलिए क्यू नॉट बार हो जाएगा। तो क्या है कि दोनों फ्लिप फ्लॉप्स की अपनी खुद की इंडिविजुअल क्लॉक है, जिनकी जो फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन वो अलग अलग हो सकता है। तो जहाँ पे अगर एक ही क्लॉक दे रहे हैं जो एट अ टाइम बिल्कुल सेम काम कर रही है सारे फ्लिप फ्लॉप्स में, तो वो सिंक्रोनस सर्किट हुआ, जैसा कि हमने देखा है। और अब जो बात कर रहे हैं ये हमारा असिंक्रोनस हो गया सर्किट्स। तो इसी के अंदर देखते हैं असिंक्रोनस काउंटर हम देखेंगे, क्योंकि अभी तक हमने काउंटर पढ़ा है सिंक्रोनस टाइप के। तो रिपल काउंटर क्या होता है, और असिंक्रोनस काउंटर को हम शॉर्ट में मतलब नॉर्मली रिपल काउंटर की तरह भी जानते हैं। रिपल का क्या मतलब है, वन आफ्टर द अदर वर्क्स वन आफ्टर द अदर, मतलब पहले ये फ्लिप फ्लॉप काम करेगा जैसे कि आपको दिख रहा है, उसके बाद जब इस फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट निकलेगा और वो अगले की क्लॉक बनेगा, जब इसमें इससे आउटपुट निकल के जाएगा एज अ क्लॉक, तब अगला वाला फ्लिप फ्लॉप काम करेगा। तो वन आफ्टर द अदर, इस वजह से इसको रिपल काउंटर भी बोलते हैं असिंक्रोनस काउंटर को। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि एक्सटर्नल क्लॉक इज अप्लाइड एट द एलएसबी। तो ये जो क्लॉक अप्लाई हुई है, तो ये वाला जो फ्लिप फ्लॉप है इसको हम एलएसबी मानेंगे हमेशा, मतलब जहाँ से भी एक्सटर्नल क्लॉक आ रही है तो वो एलएसबी है। अब क्योंकि यहाँ पे यही बचा तो फिर ये हमारा एमएसबी हो जाएगा। तो ये पहला चीज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऑल फ्लिप फ्लॉप्स ऑपरेट इन टॉगल मोड, यहाँ पे सारे के सारे फ्लिप फ्लॉप जो होते हैं वो टॉगल मोड में काम करते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने की, याद रखने की। उसके बाद आता है कि जहाँ पे बार आएगा, बार मतलब बबल, वो हमारा अप काउंटर हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं ये बोलूँ, अगर ये हमसे पूछा जाए कि ये एक काउंटर है, ये तो ठीक है, ये वाला जो सर्किट है ये काउंटर है, और ये एक असिंक्रोनस काउंटर है, वो हमको देख के पता चल गया। इसके अंदर एलएसबी ये है, एमएसबी वो है, वो देख के पता चल गया। बट ये किस तरीके का काउंटर है, ये अप है या डाउन है, तो इसको याद रखने का मतलब ट्रिक है एक तरीके की, कि जहाँ पे बार होगा, जैसे ये बबल आ गया तो ये क्यू नॉट बार हो गया, ये तो ये अप काउंटर हो गया। तो जहाँ पे बार होगा वो अप काउंटर हो गया, फॉर याद रखने के लिए। और जहाँ पे बार नहीं है वो हमारा डाउन काउंटर होगा। तो ये कुछ दो तीन चीज़ यहाँ। पहली चीज़ क्या थी कि एक्सटर्नल क्लॉक हम एलएसबी पे देते हैं, और दूसरा क्या, ऑल फ्लिप फ्लॉप ऑपरेट इन टॉगल मोड। तीसरे में जहाँ बार है वो अप काउंटर है। और एफ एमएसबी मतलब जो हमारा एमएसबी की फ्रीक्वेंसी है, जो बाद वाला जो फाइनल हमारा फ्लिप फ्लॉप है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या है, एफ सी एल के अपॉन मॉड नंबर। ये याद रखेंगे, इस फॉर्मूले को यूज़ भी करेंगे। ओके, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो टॉगल मोड समझते हैं, टॉगल मोड में कैसे डालेंगे। टॉगल मोड का मतलब हमें पता ही है, जो आउटपुट हमारा निकलता है वो हमारा नेक्स्ट स्टेट प्रेजेंट स्टेट के अगर इक्वल है, प्रेजेंट स्टेट के बार के इक्वल है ना, तभी टॉगल मोड होता है। मतलब 1 है तो 0 हो जाएगा, 0 है तो 1 हो जाएगा। तो ये चीज़ है, ये मान लो ये Q प्लस है और ये Q था, तो इसका क्या दिख रहा है, ये बार है, ठीक है, अपोजिट हो जा रहा है। तो जब हमारा Q प्लस Q बार के इक्वल हो जाता है तो वो टॉगल मोड हो जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, ये एग्जाम्पल है JK फ्लिप फ्लॉप का। JK का हमको पता है कि हम जब 1-1 देंगे तो यहाँ पे इनवैलिड नहीं होगा, वो टॉगल मोड हो जाएगा। तो हमने 1-1 दिया, इसको रख के देख लेते हैं, ये J और K की जगह हम 1-1 देते हैं। ये K बार मतलब ये 1 बार हो जाएगा 0, तो ये तो पूरा चला गया, बचा गया 1 इंटू Q बार। तो Q प्लस क्या निकल के आया, Q बार के इक्वल निकल के आया। इससे ही प्रूफ हुआ कि अगर JK हमारा टॉगल मोड में जा रहा है तो Q प्लस Q बार के इक्वल होगा। तो हमारी जो कंडीशन है कि असिंक्रोनस जो काउंटर है वो टॉगल मोड में ही वर्क करता है। तो ये हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। जैसे कि फ्लिप फ्लॉप, अगर T फ्लिप फ्लॉप लेते हैं तो उसमें 1 देते हैं। अब इसके हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में यहाँ पे T XOR Q की जगह 1 XOR Q लगा दें, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो Q बार आएगा। तो ये भी प्रूफ हो जाता है। अगर S और R में हम करते हैं, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा कि टॉगल SR को कैसे बनाएंगे, तो टॉगल बनाने के लिए हम इसका जो इनपुट है R में Q दे देंगे और Q बार उठा के दे देंगे S में, तब ये टॉगल मोड में बन जाएगा। और D फ्लिप फ्लॉप में क्या होगा कि अगर आप Q बार को दे रहे हो D में,
क्योंकि क्यू प्लस जो होता है वो डी के इक्वल होता है। अगर डी में ही आप क्यू बार को दे दो फिर क्यू प्लस क्यू बार के इक्वल हो जाएगा। तो ये चारों तरीके के फ्लिप फ्लॉप हैं, पॉज करके इनको देख भी लेंगे और इस तरीके से चारों को हम टॉगल मोड में हम बना सकते हैं। अब आगे बात करते हैं फ्रीक्वेंसी डिवीज़न की। तो फ्रीक्वेंसी डिवीज़न कैसे हो रहा है वो देखते हैं। मान लो हमने टी फ्लिप फ्लॉप को लिया जहाँ पे 1 दिया क्योंकि हमें उसको टॉगल मोड में रखना था, और ये इसका मतलब है एरो का मतलब नेगेटिव एज ट्रिगर्ड, क्योंकि बबल है तो नेगेटिव एज ट्रिगर्ड हो गया। तो ये चीज़ आई। अब ये एक फ्लिप फ्लॉप है सिंपल सा, क्यू प्लस इस क्यू बार हमने यहाँ पे कर दिया क्योंकि इसको हमने टॉगल मोड में यूज़ किया है पहले से ही। तो हम इसको लिख सकते हैं कि क्यू प्लस इस क्यू बार। तो ये क्लॉक दी, ये नेगेटिव एज पे काम करेगी। तो जैसे ही नेगेटिव एज आई, अगर ये 0 था इनिशियली, हमने ये खुद से माना था, अज्यूम किया था, मतलब आप 1 भी अज्यूम कर सकते हो, 0 अज्यूम कर सकते हो, कोई कुछ भी। तो क्योंकि एज आई तो ये टॉगल मतलब अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि टॉगलिंग मोड में अपोजिट हुआ। अगली एज पे फिर टॉगल हो जाएगा, मतलब 1 से 0 हो जाएगा, और नेक्स्ट अगली ये वाली जो एज आएगी तो इस पर फिर से ये 0 से 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से हो जाएगा। अब इसको देख के ही बता सकते हैं कि पहले जो टाइम पीरियड था उसका डबल हो गया टाइम पीरियड। देखो पहले टाइम पीरियड क्या था, ये टाइम पीरियड था केवल, अगर एक उसका माना जाए या पूरे का माना जाए, मतलब एक टी ऑन प्लस टी ऑफ टोटल। अब टाइम पीरियड क्या हो गया, अब टाइम पीरियड ऑन ऑफ का मिला के इतना हो गया। तो ये पूरा डबल हो गया। जो पहले 2 पल्सेज मिलके बनती थी ये, अब उससे पूरी एक पल्स बन रही है। तो इससे क्या देखा जाएगा कि पहले अगर टी था तो यहाँ पे ये 2t आ गया, 2t आ गया। तो इससे फ्रीक्वेंसी में क्या चेंज आएगा वो देखते हैं। तो एफ आउट क्या होगा, एफ आउट इज एफ सी एल के अपॉन 2। एफ सी एल की कितना है फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लॉक, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लॉक का आधा हो गया, वो दिख भी रहा है कैसे। जो टाइम पीरियड है आउट का वो हमारा क्या है 2 टाइम्स है जो हमारा टाइम पीरियड था क्लॉक का। ठीक है, टाइम पीरियड क्लॉक का अगर ये है तो ये पूरा ये है 2t। तो ये दिख रहा है कि 2 टाइम्स है, क्लॉक के टाइम पीरियड का 2 टाइम्स है। अगर हम फ्रीक्वेंसी लिखते हैं तो फ्रीक्वेंसी कैसे लिखते हैं, एफ आउट अगर लिख रहे हैं तो हर चीज़ को वो कर देते हैं डिवाइड में कर देते हैं, या इस तरीके से करते हैं। हम टी आउट को ही 1/f आउट लिख लेते हैं क्योंकि फ्रीक्वेंसी टी आउट का रेसिप्रोकल होता है। 2 को एज इट इज लिखा रहने देते हैं, इसको 1/fcl के लिख लेते हैं। अब इसको उधर भेजेंगे, एफ आउट को उधर भेजेंगे, ये क्या हो जाएगा एफ आउट, और एफ सी एल के को उधर भेजेंगे, एफ सी एल के और 2 एफ सी एल के नीचे आ जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। तो ये क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी को हाफ से डिवाइड कर दे रहा है। तो फ्रीक्वेंसी डिवीजन का काम कर रहा है टॉगल मोड में। ये प्रूव करके भी दिखाया कि अगर पहले ये हुआ करता था फिर हमने इसको फ्रीक्वेंसी में कर लिया तो 1/, और 1/, क्योंकि फ्रीक्वेंसी टाइम का रेसिप्रोकल होता है, दोनों चीज़ अपॉन में चली गई। फिर इस एफ सी एल को इधर भेजा, इस एफ आउट को इधर भेजा, और 2 नीचे आ गया। तो ये हमारा निकल के आया जो कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है, एफ आउट इज एफ सी एल के बाई 2। अब ये चीज़ हमने पहले ही भी देखी थी कि एफ आउट जो होता है वो एफ सी एल के अपॉन मॉड नंबर होता है। तो यहाँ से ये भी समझ में आ रहा है कि इसका मॉड नंबर जो है वो 2 है, बट कैसे है वो समझते हैं। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि ये हमको दिख ही रहा है कि जब ये एक बार 1 जा रहा है फिर 0 जा रहा है, फिर 1 जा रहा है, फिर 0 जा रहा है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि 1 और 0 के बीच में हमारा काउंटर घूम रहा है, मतलब इसका मॉड नंबर 2 है। 2 स्टेट्स को ये काउंट कर सकता है, 0 1 0 1 अगेन 0 1। तो ये एक तरीके का काउंटर की तरह काम कर रहा है ये फ्लिप फ्लॉप, अगर उसको टॉगल मोड में यूज़ किया जो कि मॉड 2 काउंटर है। और ये किस तरीके का सर्किट है, ये एक असिंक्रोनस सर्किट है। बट अभी तो क्योंकि सिंगल ही फ्लिप फ्लॉप था, इसमें सिंक्रोनस असिंक्रोनस की बात आई नहीं। अब हम देखते हैं असिंक्रोनस सर्किट को फाइनली कैसे यूज़ करते हैं। तो यहाँ तक हो गया। अब ये नीचे देखना है हमें। मान लो 2 फ्लिप फ्लॉप है, ये टी फ्लिप फ्लॉप ही है, तो इसको दोनों को 1/1 यहाँ पे दे दिया, तो ये दोनों टॉगल मोड में काम कर रहे हैं। तो पहली कंडीशन फुलफिल हुई हमारी रिपल काउंटर की, असिंक्रोनस काउंटर की। इसकी क्लॉक, हमारा जो क्लॉक इनपुट है जो बाहर से आ रही है वो है, इसकी क्लॉक इससे जो Q0 निकल के आ रहा है तो इसकी क्लॉक Q0 है। ओके, तो ये क्लॉक दे दी, मान लो ये क्लॉक दे दी। अब ये हर इसके नेगेटिव एज पे काम करेगी। तो जैसे कि हमने सिंगल, मान लो ये सिंगल फ्लिप फ्लॉप होता, मान लो ये केवल इतना होता, आगे कुछ भी नहीं था, तो ये कैसे काम करता है। जो हमने ऊपर देखा कि ये है तो ये 1 बन जाएगा, फिर ये 0 बन जाएगा, फिर ये 1 बन जाएगा, फिर ये 0 बन जाएगा। अब एट द सेम टाइम मान लो कि ये एक फ्लिप फ्लॉप है और इसको ये नहीं सोचो कि इसकी क्लॉक कहाँ से आ रही है, बस कहीं से भी आ रही है। मतलब मान लो वो नेचुरल क्लॉक ही है, इनपुट क्लॉक। तो एक बार में केवल इसको देखो, इस वाले फ्लिप फ्लॉप को देखो, एक बार में सिर्फ इसको देखो। अगर इसको देखेंगे तो इस फ्लिप फ्लॉप का जब बनाएंगे, इस येलो वाले का, इसका जब हम टाइमिंग डायग्राम बनाएंगे, मान लो इनिशियली 0 है, अज्यूम किया,
फिर पहली जब तक नेगेटिव एज नहीं आएगी तब तक यही रहेगा। तो देखो पहली नेगेटिव एज इसके लिए कहाँ से आ रही है, इसके लिए ऊपर Q0 से आ रही है, तो वो ऐसे आ रही है यहाँ पे, तो ये अप हो गया। फिर जब तक नेगेटिव एज नहीं आएगी ये चलता रहेगा चलता रहेगा, फिर यहाँ पे नेगेटिव एज आई तो यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि फ्रीक्वेंसी और ज़्यादा डिवाइड हो गई। फ्रीक्वेंसी कितने से डिवाइड होगी वो हमने सीखा था FCL के अपॉन मॉड नंबर। अब फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 4 टाइम डिवाइड हो रही है तो इसका मॉड नंबर 4 हो जाएगा। उसको प्रूव भी करते हैं कैसे, देखो ये 0 0 है, अगर इन दोनों को एक साथ देख लें, मतलब इन दोनों इसके आउटपुट को, इसको और इसको एक साथ देख लें, दोनों फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट को एक साथ, ये 0 0 है, ये 0 1 है, ये 1 0 है और ये 1 1 है। ओके, फिर अगेन 0 0, तो ये क्या कर रहा है, ये काउंटिंग ही तो कर रहा है 4 अलग अलग हमारे स्टेट्स की। और तो इससे ये क्या निकल के आया कि ये 2 बिट का अप काउंटर है, क्योंकि यहाँ पे 2 फ्लिप फ्लॉप यूज़ हो रहे हैं। अप काउंटर है ये भी दिख रहा है, और वो लॉजिक भी बताया कि अगर यहाँ पे बबल है तो ये अप काउंटर की तरह काम करेगा, और ये 4 स्टेट्स के बीच में हमारा सर्किल की तरह घूमता रहेगा एज साइकिल। अब क्योंकि ये 4 स्टेट्स को काउंट कर रहा है तो मॉड नंबर इसका हो गया 4, मॉड नंबर हो गया 4। तो जो फाइनल हमारा फ्रीक्वेंसी बनी तो FCL के अपॉन मॉड नंबर मतलब FCL के अपॉन 4। अब उसको प्रूव भी कर सकते हैं। प्रूव कैसे करेंगे कि जो इनिशियल हमारा इतना था और फाइनल हमारा जो आउटपुट निकलेगा यहाँ से, ये जो फाइनल यहाँ से आउटपुट निकल रहा है तो वो हमारा कितना हो गया। इसके अगर कंपैरिजन में देखें तो ये पूरा यहाँ के अब जाके एक हमारा पूरा टाइम पीरियड खत्म हुआ टी ऑफ और टी ऑन का, तो इसका 4 गुना हो गया। मतलब ये अपने अंदर 4 अलग अलग पल्सेस को, 1 पल्स, 2 पल्स, 3 पल्स और एक 4 पल्स को ले लेगा। तो इस वजह से 4 टाइम हमारी फ्रिक्वेंसी डिवाइड हो गई बाई 4। तो ये चीज़ यहाँ पे है। बाकी 1-2 क्वेश्चन और देखेंगे तो समझ में आएगा। तो रिपल काउंटर कैन ओनली बी अप और डाउन काउंटर्स। ये क्या कहना चाह रहा है स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे कोई सीक्वेंस उल्टा सीधा सीक्वेंस नहीं हुआ कि 0 से 3 पे गया, 3 से 7 पे गया, ये चीज़ नहीं होगी। ये याद रखने वाली बात है रिपल काउंटर्स या असिंक्रोनस काउंटर्स की, कि यहाँ पे या तो अप होगा या तो डाउन होगा। मतलब अप होगा तो 0 1 2 3 मतलब सीक्वेंस में ही काम करते हैं, और डाउन होगा तो 3 2 1 0 सीक्वेंस में, फिर 3 सीक्वेंस में ही काम करेंगे, बीच में से नहीं हो सकता। FMSB अगर हम देखें मतलब जो फाइनल, इसको क्या बोलेंगे, MSB क्या होता है जहाँ से फाइनल आउटपुट निकल रहा है हमारा, जिस फ्लिप फ्लॉप से फाइनल। तो FCL के ऊपर मॉड नंबर, ये फॉर्मूला हमने देखा भी है अभी, और FCL के बाई 4 हो रहा है प्रीवियस एग्जाम्पल के लिए, क्योंकि ये 4 बिट का अप काउंटर था सॉरी वो 2 बिट का ही था, मतलब मॉड नंबर उसका 4 था, है ना। 2 बिट का था, गलती से 4 लिखा, 2 बिट का था बट मॉड नंबर 4 था। प्रीवियस एग्जाम्पल की बात करें 2 बिट अप काउंटर है बट मॉड नंबर हमारा 4 है, तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो मॉड नंबर यहाँ से निकला है 4। तो यहाँ क्या देखने की जरूरत है, इफ़ इंटरनल क्लॉक सर्किट हैव क्लॉक विद बार देन टोटल, ये वही चीज़ जो पहले लिखी भी थी कि अगर इंटरनल क्लॉक सर्किट हमारा क्लॉक उसकी क्लॉक कैसी है, बार के साथ में। देखो यहाँ पे ये जो क्लॉक है, अगर मैं इसको मिटाऊँ, ये जो क्लॉक है ये बार के साथ में, बबल है यहाँ पे Q0 बार के साथ में, इस वजह से ये क्या है, अप काउंटर है। तो ये बस याद रखने का तरीका है। छोटे छोटे पॉइंट्स जो पहले भी देख लिए वो रिवीजन हो रहे हैं यहाँ पे, कि रिपल काउंटर हमारा केवल अप और डाउन हो सकता है, सीक्वेंस नहीं इसमें ब्रेक होगा। FMSB FCL के अपॉन मॉड नंबर होगी, मॉड नंबर यहाँ से निकाल सकते हैं, या मॉड नंबर पता है तो फ्रिक्वेंसी कितने से डिवाइड हो रही है ये बता सकते हैं। और अगर इंटरनल क्लॉक जो सर्किट की है, मतलब जो सेकेंड वाला है, जो फाइनल MSB वाला जो वो है हमारा फ्लिप फ्लॉप है, तो उसके अगर उसके साथ में अगर बार लगा हुआ है तो बार है तो अप काउंटर है। तो ये याद रखने वाली बात है कि बार है तो अप। अब क्वेश्चंस पे आते हैं, और यहाँ पे सारे के सारे काउंटर्स हमारे फ्री रनिंग है, तो ये समझने वाली बात है, हमें कुछ भी इसमें यहाँ पे करना नहीं पड़ रहा है। ओके, बस एक क्लॉक पल्स हमको देनी है, फिर तो वो चलेगा, तो फ्री रनिंग है। मतलब क्या है कि साइकिल हमारी एक बार बन गई तो ये साइकिल फिर बनेगी, ये रुकेगी नहीं, इसको आप रोक नहीं सकते, जितना हमने पढ़ा उतने से। क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन दिया था, तो यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते हैं कि इफ़ इनिशियल स्टेट ऑफ Q1 Q0 इज हमारा 0 0 फाइंड काउंट सीक्वेंस। इनिशियल स्टेट 0 0 है तो काउंट सीक्वेंस हमको बताना है। तो यहाँ पे बहुत आसान है, हम देखेंगे यहाँ पे कोई बार नहीं है Q0 से इधर निकल के, अगर कोई बार नहीं है तो ये डाउन काउंटर है, और क्योंकि 2 फ्लिप फ्लॉप है तो ये 2 बिट डाउन काउंटर है। अब क्योंकि 2 बिट डाउन काउंटर है तो 0 0 के बाद की स्टेट क्या होगी, 0 0 के बाद की स्टेट होगी 1 1। ऐसा क्यों, वो भी समझते हैं। क्योंकि ये डाउन काउंटर है तो ये 1 1 से मतलब 1 0 पे जाएगा, फिर हमारा 0 1 पे जाएगा, फिर 0 0 पे जाएगा। अब 0 0 के बाद क्या होगा, बाद फिर से वापस इसी पे जाएगा तो 1 1 होगा नेक्स्ट स्टेट, क्योंकि हमारी काउंटिंग उल्टी हो रही है, यहाँ से इधर हो रही है ऐसे।
अगर अप होता तो 0 0 से ये होती और फिर लौट के आती 0 0 पे। अगर यही अप काउंटर होता, मतलब मान लो यहीं पे बबल दे देते, तो 0 0 के बाद की स्टेट सीधे से 0 1 बन जाती। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि डाउन काउंटर है तो 0 0 के बाद की स्टेट 1 1 है। ये काउंट सीक्वेंस लिखा भी है यहाँ पे। तो इस तरीके से ये सिंक्रोनस असिंक्रोनस काउंटर दिख रहा है। कैसे दिख रहा है? क्योंकि इसकी क्लॉक तो यहाँ से दे दी, इस वाले की क्लॉक इस पहले फ्लिप फ्लॉप से निकली है, तो इस वजह से ये असिंक्रोनस काउंटर बन गया। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी गेट का। ये क्वेश्चन है कि इफ इनिशियल स्टेट ऑफ CBA सी MSB है हमारा, और A हमारा ये दिख ही रहा है, MSB C है, ये बीच का B है, ये A है। ओके, इज 0 1 1, ये 0 1 1 हमारा इनिशियल स्टेट है, 0 1 1। देन फाइंड नेक्स्ट स्टेट। 0 1 1 से हमें नेक्स्ट स्टेट निकालनी है। अब यहाँ पे क्या देखेंगे कि Q बार से हमारा इनपुट जा रहा है इसमें क्लॉक, और यहाँ पे बबल नहीं है, बट वो ऑलरेडी Q बार से जा रहा है। तो जब ऑलरेडी, तो यहाँ पे कोई बबल नहीं है, बट फिर भी Q बार से हमारा नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप का इनपुट, मतलब क्लॉक का इनपुट निकल रहा है, तो इस वजह से ये अप काउंटर हो गया। तो ये चीज़ तो पहली चीज़ है। अभी अप काउंटर हुआ और 3 फ्लिप फ्लॉप है, इसलिए 3 बिट का अप काउंटर हुआ, तो ये कहाँ से 0 से पूरा अपना 7 तक काउंटिंग कर सकता है। तो 0 से शुरू होगा, फिर अप काउंटिंग करेगा 1 2 3 4 5 6 7, और फिर 7 से अगेन 0। तो ये तो यहाँ पे निकला। अब सीक्वेंस इन्होंने पूछा है कि 0 1 1 के बाद का क्या होगा। सो 0 1 1 मतलब 3 के बाद होगा हमारा 4, तो हम लिख देंगे 4 1 0 0, ये इसका आंसर है। उसका भी नेक्स्ट स्टेट क्या होगा, तो वो 1 0 1 होगा 5। तो ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ निकल के आती है कि अगर आपको मॉड नंबर बताना है, तो मॉड नंबर क्या होगा, 2 की पावर n, और n होता है नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स। ओके, तो जैसे यहाँ पे 3 फ्लिप फ्लॉप है, तो 2 की पावर 3, ठीक है, मॉड 8 की काउंटिंग ये यहाँ पे कर सकता है, 8 स्टेट्स की, मतलब 0 से 7 तक की काउंटिंग कर सकता है। ऐसे अगर 2 फ्लिप फ्लॉप है तो 2 की पावर 2, 2 की पावर n से हम मॉड नंबर बता सकते हैं। n हमारा नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स है। बस अप और डाउन बताने के लिए वो हम एरो से बता सकते हैं। और यहाँ पे ये भी पता है कि सीक्वेंस में ही काउंटिंग होती है, बिना सीक्वेंस के नहीं होती। यहाँ पे एक दो चीज़ें और आती हैं कि क्लियर और प्रीसेट, जो हमने अभी तक नहीं देखा था। तो ये हमारा सिंपल सा है कि यहाँ पे हमने, ये क्लॉक है, T फ्लिप फ्लॉप है, एक यहाँ पे क्लियर और दे दिया, क्लियर का हमने इनपुट और दे दिया, ऐसे यहाँ पे दिया है क्लियर का इनपुट। अब ये जो दोनों हमारे इनपुट है क्लियर के, ये एक्टिव हाई इनपुट हैं। ओके, यहाँ पे कोई इतना डिफरेंस नहीं है, बाकी ये दोनों एक्टिव हाई इनपुट है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी बबल नहीं है और क्लियर पे बार नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब एक्टिव लो को दिखाने के लिए अलग अलग तरीके हैं। या तो आप ये बबल दिखा दो, ये जो बबल दिख रहा है सिंपल और क्लियर, तो बबल मतलब आया मतलब एक्टिव लो, और क्लियर पे बार दिखा दो, 2 तरीके। और तीसरा तरीका बबल भी दिखा दो, क्लियर पे बार भी दिखा दो। तो ये तरीका भी हमारा चलता है कि ये जो है, तो क्लियर पे बार भी दिखा दो और बबल भी दिखा दो, ये भी एक्टिव लो होगा। एक्टिव लो मतलब जब आप 0 देंगे यहाँ पे, तो ये हमारा काम करेगा, तो ये क्लियर कर देगा डेटा को, मतलब फ्लिप फ्लॉप के अंदर की चीज़ को, आउटपुट को। और जब 1 देंगे तो ये यहाँ पे क्लियर करेगा। तो एक्टिव हाई क्या होता है कि अगर आप 0 दे रहे हैं तो नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं है। ऐसे एक्टिव लो के लिए अगर आप 1 दे रहे हैं तो कोई इफेक्ट नहीं है, सेम चीज़। अगर एक्टिव हाई में आप 1 दे रहे हैं तो क्लियर होगा, और एक्टिव लो में आप 0 दे रहे हैं तो क्लियर होगा। ये चीज़ है। ओके, और बबल वाला तो हमेशा एक्टिव लो होगा ही, तो बात है ही। तो एक्टिव हाई एक्टिव लो की पहचान हमने देखी। अब क्लियर का काम असल में होता क्या, वो देखते हैं। सो क्लियर को देने के लिए बहुत आसान सी चीज़ है। अगर आप असिंक्रोनस क्लियर इनपुट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि ये जो हमारा फ्लिप फ्लॉप हम बॉक्स के अंदर बनाते हैं, असल में है तो वो ऐसा है। तो उसमें हमने क्या किया कि ये जो हमारा नॉर गेट है, जो नॉर गेट होता है, उसमें हमने एक इनपुट और डाला, उसको क्लियर दे दिया। अब क्योंकि यहाँ पे 1 डोमिनेट करता है, नॉर गेट के अंदर हमको पता है कि 1 डोमिनेट्स, तो अगर किसी भी तरीके से 1 आया, अब ये अपना खुद का वर्किंग तो कर रहा है, कर ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो क्लियर अलग से हमने वायर दिया है, ये दिक्कत कब पैदा करेगा, जब यहाँ पे 1 होगा। अगर ये 1 होगा तो ये Q को एकदम से 0 कर देगा। ओके, Q को 0 कर देगा। तो बस जब तक ये जो क्लियर है, जब तक ये 1 नहीं हो रहा, मतलब ये जब तक 0 है तो कोई दिक्कत नहीं है। जो जैसे हमारा फंक्शन पहले करता था फ्लिप फ्लॉप, एज इट इज़ फंक्शन करेगा। बट एकदम से इसको 1 बना दिया अगर, तो ये हमारा 1 डोमिनेट की वजह से Q हमारा 0 बन जाएगा। तो इस तरीके से जो हम ये बॉक्स के अंदर क्लियर दिखा रहे हैं, बॉक्स के अंदर क्लियर हम ऐसे दिखा रहे हैं, ये यहाँ लिख दें क्लियर। ये जो क्लियर दिखा रहे हैं वो असल में ये होता है, इसके एक नॉर गेट में जो एक इसके अंदर हम क्लियर दे देते हैं, तो ये चीज़ है।
उसके बाद देखते हैं आगे ये तो असिंक्रोनस क्लियर इनपुट है। असिंक्रोनस से समझते हैं कि क्लॉक से इसका मतलब नहीं है, ठीक है, एट अ टाइम या क्लॉक के साथ में इसका कोई मतलब नहीं, ये चीज़ ये हमने देखी भी है। तो इसमें देखो क्लॉक क्लियर अलग है और क्लॉक अलग है, दोनों का कोई रिलेशन नहीं है। क्लॉक 0 हो क्लियर 1 हो, उस सब का कोई रिलेशन नहीं है, वो अपना इंडिविजुअल काम करेगा। अगर हम किसी तरीके से क्लियर और क्लॉक दोनों को जोड़ दें किसी भी तरीके से, तो वो सिंक्रोनस क्लियर इनपुट हमारा बन जाएगा। कैसे जोड़ेंगे वो देखते हैं। ये जो क्लॉक का इनपुट है, ये जो क्लॉक है मान लो यहाँ से जा रही है, इसी क्लॉक के इनपुट को उठा के हमने इसमें डाला, यहाँ पे इसी क्लॉक के इनपुट को उठा के ले गए, यहाँ पे हमने एक एंड गेट लगाया और उस एंड गेट में डाल दिया क्लियर के संग। अब वही बात आ गई कि ये मान लो क्लियर का ये है, पर ये जब 1 होगा तब ये क्लियर करेगा, जब ये एंड का आउटपुट 1 होगा तब ये क्लियर करेगा। ये समझ में आ रही है बात। अब एंड का आउटपुट कब 1 होगा, जब हमारे दोनों उसके इनपुट 1 होंगे, मतलब जब क्लियर भी 1 हो और क्लॉक भी हाई हो। जब क्लियर भी 1 हो, क्लियर भी 1 हो और क्लॉक भी हमारा हाई हो, तभी हमारा क्लियर हो सकता है सिंक्रोनस क्लियर इनपुट में। तो इतना सा अंतर है कि जो क्लियर दे रहे थे इसमें हमने एंड गेट लगा के क्लॉक का भी इनपुट डाल दिया और क्लियर का भी डाल दिया। तो इसके बाहर 1 कब आएगा, जब दोनों 1 होंगे इनपुट एंड गेट के। सो बोथ क्लॉक एंड क्लियर शुड भी हमारा 1-1, तभी हमारा क्लियर हो सकता है। और तभी क्लियर होगा तो फिर ये जो क्यू है ये 0 हो जाएगा। ये चीज़ भी क्लियर के बारे में, सिंक्रोनस और असिंक्रोनस क्लियर के बारे में। अब देखते हैं प्रीसेट के बारे में। प्रीसेट का मतलब होता है कि सेट कर देना, या मतलब अलग तरीके से सेट कर देना। एक तो SR फ्लिप फ्लॉप में या T में भी, किसी में भी हम सेट करते हैं, ओके। तो सेट करते हैं Q को 1 कर देना किसी तरीके से। और एक होता है प्रीसेट कर देना कि केवल एक हम यहाँ पे इनपुट हमने डाला, ये प्रीसेट हमने यहाँ पे लगाया, इसको प्री लिखा हुआ है। तो एक्टिव हाई का तो एक ही तरीका है, एक्टिव हाई का एक तरीका, एक लाइन दी उसको प्री लिख दिया, बस, और कोई तरीका नहीं है। एक्टिव लो का फिर से वही सारे तरीके, आप या तो बबल दे दो और या तो प्री के ऊपर बार दे दो और या तो दोनों दे दो एक साथ, तो भी वो एक्टिव लो हो जाएगा। एक्टिव लो मतलब कि ये जब इसमें 0 दोगे तो ये 1 कर देगा Q को। एक्टिव हाई मतलब जब यहाँ पे 1 दोगे तो ये Q को 1 करेगा। मतलब यहाँ पे मेन चीज़ क्या हो रही है, Q को 1 बनाया जा रहा है, ये समझने वाली बात है। मेक Q इक्वल टू 1, तो ये हमारा है। तो प्रीसेट को समझते हैं कि जो हमारा मेन जो हमारा सर्किट डायग्राम है उसके अंदर प्रीसेट कहाँ आता है। तो क्लियर तो ऊपर आता है, ये हमने देखा, क्लियर ये ऊपर है। क्लियर जब तक 0 है तब तक ये हमारा क्लियर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और प्री है जो है, तो प्री हमारा 1 के इक्वल है, मतलब ये बता रहा है कि ये इसको 0 करने के लिए है। क्लियर इक्वल टू 0 मतलब एक हिंट की तरह है कि ये Q को 0 करने के लिए होता है, ये चीज़ है बस। और प्रीसेट इसको 1 बनाने के लिए होता है। अगर हमने प्रीसेट हम देते हैं नीचे वाले नॉर्म में, ओके, प्रीसेट हम देते हैं नीचे वाले नॉर्म में। ऐसा क्यों है, देखो प्रीसेट हमने दिया यहाँ पे, अगर ये एक्टिव हाई प्रीसेट है तो इसको जैसे ही हमने 1 दिया, जैसे ही 1 दिया तो क्योंकि 1 डोमिनेट्स तो इसने Q बार को 0 बनाया। अब क्योंकि Q बार 0 बन गया तो Q क्या बन जाएगा, 1। तो ये नीचे होते हुए ऊपर वाले को 1 बना रहा है, और वो ऊपर होते हुए वो तो 1 डोमिनेट्स करके उसको 0 बना ही देगा। तो ये चीज़ है, तो इस वजह से क्लियर को हमने ऊपर दिया और प्रीसेट को हमने नीचे दिया, तो ये चीज़ यहाँ से निकल के आई। अब बात आती है एक्टिव लो और एक्टिव हाई भी यहीं समझ लेते हैं कि हम बोल रहे हैं मान लो प्रीसेट एक्टिव हाई है तो हमें उसको 1 देंगे तो ये इसको 1 कर देगा, ये चीज़ तो समझ में आई। बट एक्टिव लो कैसे काम करता है, एक्टिव लो में कुछ भी नहीं है, हम जो प्रीसेट दे रहे हैं उसमें हम एक इन्वर्टर लगा देते हैं। अब देखो हम यहाँ 0 देंगे तो ये मतलब है एक्टिव लो, 0 देंगे तो ये इसको 1 करेगा। बट ये इसको 1 कैसे करेगा, जब इसके नीचे वाले नॉर गेट में 1 जाए, क्योंकि जब 1 जाएगा तो ये 1 डोमिनेट करेगा, वो इसको 0 कर देगा, ऊपर वाले को 1 कर देगा। बट इसको 1 जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमने यहाँ तो 0 दिया है क्योंकि एक्टिव लो है, तो बीच में एक इन्वर्टर लगा दिया सीधा सा, तो बीच में एक इन्वर्टर लगा दिया। तो जब भी एक्टिव लो वाला हमारा जो डायग्राम पूछा जाएगा तो एक्टिव लो वाला डायग्राम हम कैसे बनाएंगे, एक इन्वर्टर लगा देंगे। मान लो हमारा क्लियर भी एक्टिव लो है तो उसमें भी इन्वर्टर लगा देंगे, ये इन्वर्टर लगाया और ये हमने डाल दिया, तो ये जो हमारा है एक्टिव लो की तरह काम कर रहे हैं दोनों, प्रीसेट और क्लियर। फिर से समझ लेते हैं, क्लियर हमारा Q को 0 कर देता है और प्रीसेट हमारा Q को 1 कर देता है अगर उसमें कुछ भी अप्लाई करते हैं। फिर क्लियर और प्रीसेट दोनों ही 2 तरीके के हो सकते हैं, एक्टिव लो और एक्टिव हाई। एक्टिव हाई जब होगा तो क्लियर को हम एज अ थर्ड इनपुट दे रहे हैं ऊपर वाले नॉर गेट में, और जब प्रीसेट की बात कर रहे हैं एक्टिव हाई की ही तो उसको एज ए थर्ड इनपुट दे रहे हैं नीचे वाले नॉर गेट में। और अगर हम एक्टिव लो की बात कर रहे हैं तो उसी थर्ड इनपुट में हम एक इन्वर्टर लगा दे रहे हैं बीच में। तो ये हमारा पूरा क्लियर और प्रीसेट यहाँ पे क्लियर हो गया।
अब फिर से क्वेश्चंस पे आते हैं कि फाइंड मॉड नंबर, और ये हमें बताना है कि असिंक्रोनस है या सिंक्रोनस है, इसका एमएसबी एलएसबी अप डाउन ये चीज़ें बतानी है मॉड नंबर के साथ में। देखते हैं अब यहाँ इसको देख के पता चल रहा है कि पहली क्लॉक यहाँ जा रही है और दूसरी क्लॉक इसके पहले वाले फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट से निकल रही है। तो ये क्लियर हो गया कि ये हमारा असिंक्रोनस टाइप का काउंटर है। अब एमएसबी एलएसबी का भी बता चुके हैं कि एमएसबी एलएसबी को देखने का सबसे अच्छा तरीका कि जहाँ से आप क्लॉक दे रहे हैं एक्सटर्नल क्लॉक, वो आपका क्या होता है, एलएसबी होता है, और फिर उसके अपोजिट साइड वाला फाइनल वाला हमारा एमएसबी होगा। तो एलएसबी हमारा ए है और एमएसबी हमारा सी है। तो इस तरीके से हो गया। तो इसको लिखेंगे सी बी ए, जो फाइनल आउटपुट होगा, अगर टेबल बनाएंगे तो सी बी ए के फॉर्म में लिखेंगे। ये चीज़ क्लियर हुई। अब बात आई अप और डाउन की, तो देखेंगे देखो यहाँ पे बबल है, ये क्यू से निकल रहा है और यहाँ पे बबल है, और सेम चीज़ यहाँ पे भी। और ये ज़रूरी है कि दोनों पे सेम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक वाले पे बबल दे दो एक पे बबल मत दो, तो हम कह नहीं सकते, फिर हमें लिखना पड़ेगा, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो बबल है तो इस वजह से ये अप काउंटर हो गया। देखो अप काउंटर ड्यू टू बार, अप काउंटर है और 3 है तो 3 बिट का हो गया। 3 बिट के होने की वजह से क्या हुआ, 0 से 7 तक ये काउंट करेगा, ये चीज़ आई। लेकिन मॉड नंबर अभी यहाँ पे हम नहीं कह सकते एकदम से, ये तो हमने एक नॉर्मल केस बता दिया कि अगर आप काउंटिंग कर रहा है और 3 चीज़ से मिलके बना है तो ये 0 से 7 तक काउंट करेगा। इसके हिसाब से तो मॉड 8 हो जाना चाहिए। बट यहाँ पे एक चीज़ और देखने वाली है ज़रूरी, आँख खोल के, कि यहाँ पे हमने क्लियर दिया है, ये क्लियर है, एक्टिव हाई क्लियर है। बट क्लियर को देने का तरीका क्या है, ये हमारा एंड गेट है और इसको हमने इस सी वाले का हमने इनपुट जो आउटपुट निकल रहा है उसमें से एक वायर उठाया, उसको एंड कराया है, और जो बी वाले से क्यू निकल रहा है उसका एक वायर उठाया और उसको एंड कराया। इन दोनों को एंड करा के तब हम इसको क्लियर में दे रहे हैं। मतलब इसका ये मतलब है कि ए बी सी या सी बी ए के जो आउटपुट बनेंगे, अगर उसमें देखो बहुत आसान सी बात है, अगर उसमें 1 और 1 आ गया, सी बी में अगर 1 और 1 आ गया तो क्या कर देगा, ये जो एंड गेट है ये कुछ इस तरीके से है, एंड गेट है, ये 1 बन जाएगा और ये 1 बन गया तो ये तीनों को क्लियर भेज देगा, तो तीनों क्लियर हो जाएंगे। तो इसके आगे की काउंटिंग रुक जाएगी, वो फिर से 0 0 0 पे चला जाएगा। और क्योंकि अप काउंटर है तो पहली स्टेट तो 0 0 0 होनी चाहिए। तो इस वजह से हमें क्या है, क्लियर से बचना है। मतलब जब तक क्लियर नहीं हो रहा तब तक आप काउंटिंग करते रहो। जैसे ही क्लियर हुआ, क्लियर कब होगा, क्लियर कब होगा, जब क्लियर में 1 जाएगा। 1 कब जाएगा, जब सी और बी दोनों से 1 निकलेगा। जब सी और बी दोनों से 1 निकलेगा तो हमारा क्लियर हो जाएगा। तो क्लियर हो जाएगा तो उसके आगे काउंटिंग नहीं कर सकते। देखो ये एक कॉन्सेप्ट है जो आगे क्वेश्चन में भी यूज़ होगा। तो हमने टेबल बनाई CBA की, अपना जो भी टेबल बनते हैं 0 0 0 0 0 1 0 1 0 इस तरीके से। अब हमने ये देख लिया था फिगर से कि सी और बी हमारा 1 कब होगा, तो सी और बी 1 हमारा यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, 6 पे हो रहा है। तो 0 1 2 3 4 5 6 पे जैसे ही होगा, 6 पे जैसे ही जाएगा तो एकदम से मतलब नेक्स्ट मोमेंट पे ही 6 पे नहीं रुकेगा, और 6 को हम कट करके बोल सकते हैं कि वो 0 0 0 बना देगा। तो BC जैसे ही 1 1 होगा क्योंकि एंड गेट था तो वो 0 0 बना देगा। तो यहाँ पर 6 पर, तो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो 6 को हम एक यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखने वाली, समझने वाली भी हैं, याद रखने वाली भी हैं कि हम 6 को काउंटिंग में काउंट नहीं करेंगे। मतलब 6 पे गया तो बस बहुत ही छोटे टाइम के लिए गया तो हम 6 को काउंट नहीं करेंगे, 6 को हम 0 ही मानेंगे। तो जब 6 को 0 मानेंगे तो 0 से अब 5 तक की बात आएगी, 0 1 2 3 4 और 5। अब ये कुल मिला के ये कितनी स्टेट्स हो गई, 6। तो इस वजह से मॉड 8 ना होके मॉड 6 काउंटर बन गया। क्यों, क्लियर की वजह से। तो ये यहाँ पे समझ में आई बात। और ये जो 6 है ये ट्रांजिएंट स्टेट उसको बोला जाता है, बहुत ही कम ड्यूरेशन के लिए गया इसलिए इसको ट्रांजिएंट स्टेट बोला है, ठीक है, 6 को ट्रांजिएंट स्टेट बोला है। यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अब यही फंडा देखते हैं आगे के क्वेश्चंस में। ये कुछ बड़ा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको भी बताना है हमें, ओके। यहाँ पे फाइंड मॉड नंबर, फिर से सेम क्वेश्चन की मॉड नंबर बताओ। फ्रीक्वेंसी क्लॉक की दी है 100 मेगाहर्ट्ज, तो ये भी दे दी है। और फ्रीक्वेंसी MSB की हम बता सकते हैं फ्रीक्वेंसी क्लॉक अपॉन मॉड नंबर। तो मॉड नंबर पता हो जाएगा तो हम फाइनल फ्रीक्वेंसी भी बता सकते हैं MSB की। तो ये तो बाद में निकालना है कि पहले मॉड नंबर निकालना है। तो देखो इसमें भी वही चीज़ है, इसमें क्लियर बार दिया है, क्लियर है, क्लियर के अंदर बार है। अब उसके पहले देखते हैं कि ये असिंक्रोनस है, वो दिख रहा है साहब, इसकी क्लॉक यहाँ से आ रही है और बाकियों की क्लॉक इनके पिछले वाले फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट से आ रही है। क्योंकि यहाँ बबल लगा है और ये क्यू से निकल रहा है तो ये क्या है, एक अप काउंटर है, अप काउंटर है। और ये क्योंकि 4 फ्लिप फ्लॉप है तो 4 बिट का है, 4 बिट का है मतलब ये 0 से 15 तक की काउंटिंग कर सकता है। बट
करेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे कुछ मैकेनिज्म लगा है क्लियर होने का। तो वही हमें बताना है कि कितने मॉड तक की काउंटिंग कर सकता है। तो यहाँ पे देखते हैं ये जो क्लियर है, एक्टिव लो क्लियर है, ये समझ में आ रहा है। मतलब अगर यहाँ पे किसी भी तरीके से जीरो आ गया, क्योंकि एक्टिव लो है, यहाँ पे किसी भी तरीके से जीरो आ गया तो ये क्लियर कर देगा चारों फ्लिप फ्लॉप को। चारों का इनपुट यहीं से निकला है। ये कैसा गेट है? ये नैंड गेट है, ये नैंड गेट है। अब नैंड गेट जीरो कब होगा वो भी समझने वाली बात है। नैंड गेट जीरो होगा जब आप दोनों में 1 1 दे दोगे। जब आप दोनों में 1 1 दे दोगे तो नैंड गेट जीरो हो जाएगा। अब दोनों में 1 1 कहाँ से आ रहा है? वो बी, मतलब दोनों के इनपुट क्या है? बी और डी। देखो ये देखो, ये डी से निकल रहा है, ये बी से निकल रहा है इनपुट। सी और ए का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मतलब बी और डी में जैसे ही 1 1 हुआ तो वह तुरंत ही हमारा क्लियर हो जाएगा। अब बी और डी कब 1 1 होते हैं तो उनको लिखने का आसान तरीका है कि पहले तो आप MSB LSB लिखो। ये LSB था, सबको पता है, ये MSB है, तो उस तरीके से लिख दो। क्या लिखा है? ये DCBA हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इनको 1 1 लिख दो। अब सबसे पहले जब हम ऊपर से काउंटिंग करते हैं तो पहले 0 आता है, फिर 1 आता है। जब कोई भी टेबल भरते हैं तो इनको 0 कर दो, इनको अपने हिसाब से 0 कर दो। शॉर्ट में अगर करना है तो ये 1 0 1 0 जैसे ही आएगा, 1 0 1 0 जो भी होगा, 1 0 1 0 जैसे ही आएगा वैसे ही हमारा ये 1 1 बन जाएगा, क्योंकि हमें डी और पी को देखना है। और ये 0 बन जाएगा, ये 0 बना तो ये क्लियर हो गया। तो उसके बाद फिर से काउंटिंग 0 से शुरू हो गई। तो ये 0 से चला, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 10 होता है 1 0 1 0। अब 10 को मैंने ये कट किया क्योंकि ये ट्रांजिएंट स्टेट है, तो ये केवल 9 तक काउंटिंग करेगा। 9 के बाद फिर 0 है ना। तो ये हमारा मॉड 10 हो गया। मॉड 10 काउंटर, मॉड 10 अब काउंटर हो गया। अब मॉड 10 है तो FCL के 100 मेगाहर्ट्ज़ को 10 से डिवाइड करके 10 मेगाहर्ट्ज़ जो हमारा होगा फाइनल फ्रिक्वेंसी होगी। तो ये जो काउंटर है मॉड 10 का है, तो ये 10 टाइम्स फ्रिक्वेंसी को डिवाइड कर रहा है। इतनी सारी चीज़ें इस क्वेश्चन से निकल के आई। और आगे देखते हैं। अब ये क्वेश्चन दिया है एक, तो इसमें भी वही सेम चीज़ आ रही है कि भाई फाइंड मॉड नंबर, सेम चीज़ पूछी गई है। ये एक्टिव हाई प्रीसेट है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्टिव हाई प्रीसेट। यहाँ प्रीसेट की बात हो रही है, ये प्री दिया है, इसमें क्लियर नहीं है, प्रीसेट है। प्रीसेट का मतलब कि फाइनल आउटपुट को 1 1 1 बना देगा ये। अब यहाँ पे देखो, जब हमारा अप काउंटर है तो उस क्वेश्चन में वो खुद ही क्लियर दे रहा है, क्योंकि वो 0 0 0 बनाता है, क्लियर 0 0 0 बनाता है। और अप काउंटर शुरू भी कहाँ से होता है? 0 0 0 से होता है। और समझो, जब हमारा डाउन काउंटर है और वहाँ पे प्रीसेट दिया है खुद ही, वहाँ पे हमें क्लियर नहीं देगा, क्योंकि प्रीसेट क्या करता है? वो 1 1 1 बना देता है। और डाउन काउंटर शुरू कहाँ से होता है? वो 1 1 1 से शुरू होता है। वो काउंटिंग ही 1 1 1 से हाई से शुरू करता है, फिर उससे लो पे जाता है। तो ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि जैसे ही प्रीसेट दिया तो आपको देखना पड़ेगा और दिख भी जाएगा कि ये एक तरीके का डाउन काउंटर है। क्यों? देखो यहाँ पे जो अगली क्लॉक आ रही है, अगली क्लॉक के लिए निकल रहा है, तो ये क्लॉक अलग है, ये अलग है की का इनपुट। तो क्लॉक के लिए क्या दिख रहा है कि क्यू से क्लॉक आ रही है, कोई भी बार नहीं है, नो बार, कोई भी बार नहीं है। तो इस वजह से ये क्या हो गया? हमारा डाउन काउंटर हो गया। तो पहली तो ये चीज़ आई कि नो बार एट CL के, तो ये हमारा डाउन काउंटर है। अब यहाँ पे समझना क्या ज़रूरी है कि ये एक एंड गेट है, चलो ठीक है, एंड गेट, और ये एक्टिव हाई प्रीसेट है। मतलब एंड गेट के बाहर जैसे ही 1 जाएगा तो ये प्रीसेट कर देगा, मतलब वहाँ से काउंटिंग को रोक के फिर से 1 1 1 से काउंटिंग शुरू करेगा। ओके, अब इसको 1 जाने के लिए इसके तीनों इनपुट में 1 होना चाहिए। तीनों इनपुट, और तीनों फ्लिप फ्लॉप से हमने लिए क्यू बार को, हमने क्यू बार को लिया तीनों से। तो क्यू बार को लिया तीनों से, मतलब हमारे अगर इनपुट क्यू में 0 0 0 हो जाए, इनका तीनों का जो आउटपुट है वो 0 0 0 हो जाए, तो हमारा ये 1 1 1 बन जाएगा, क्योंकि हम क्यू को नहीं लेंगे, क्यू बार को लेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और है, हमने क्यू बी को लिया है तो वो केवल क्यू बी है, और जब हमने क्यू ए और क्यू सी को लिया तो वो बार है। ये समझने वाली बात है। इसका मतलब क्या है कि ये तीनों तो इस जगह तो 1 1 1 होने चाहिए, ठीक है। एंड गेट के एकदम इनपुट में तो ये 1 1 1 होने चाहिए, तभी हमारा आउटपुट 1 बनेगा, तभी प्रीसेट 1 होगा और तभी वो उसको प्रीसेट करेगा। बट क्योंकि क्यू ए का बार है तो यहाँ पे क्यू ए हमारा 0 होना चाहिए, क्यू बी डायरेक्ट लिया है तो क्यू बी 1 ही होना चाहिए, और क्यू सी क्योंकि क्यू सी बार लिया है तो वो 0 होना चाहिए। मतलब 0 1 0 0 1 0 जैसे ही आएगा, जहाँ भी आएगा वहाँ पे प्रीसेट हो जाएगा। तो हम देख लेते हैं टेबल में। देखो टेबल हमने बनाई 8 बिट, मतलब 8 के हिसाब से,
स्टेट्स के हिसाब से, ठीक है। 3 फ्लिप फ्लॉप तो 3 बिट 80 बनाएंगे, तो इस तरीके से। तो ये देखो 0 1 0 2 पे आया, तो 2 पे आते ही 2 को कट करेंगे और यहीं से ये वापस हमारा इस पे चला जाएगा। मतलब ये काउंटिंग कैसे करेगा, ये करेगा 7 6 5 4 3 और फिर 3 से 7 पे, तो 1 2 3 4 5, तो ये हमारा मॉड 5 डाउन काउंटर हो गया। तो ये इसका आंसर आ गया। तो इस तरीके से कर सकते हैं, बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि प्रीसेट दिया है उसमें कौन सा गेट है। अगर प्रीसेट हाई दिया है तो यहाँ पे 1 होना चाहिए। ये गेट 1 कब करेगा, जब इसके तीनों इनपुट 1 होंगे। बट क्योंकि 2 इनपुट में QC बार और QA बार दिया है, और वो 1 कब होगा, जब QC और QA 0 होंगे, उसका उल्टा। तो वो हमने निकाला कि 0 1 0। हमें ये फाइनल आंसर हमारा कहाँ से आता है, ये जो हम ये निकालते हैं कि 0 1 0 किस चीज़ के लिए हमारा प्रीसेट हमारा 1 हो जाएगा, वो निकालना ज़रूरी है। तो 0 1 0 के लिए 1 हो जाएगा, तो वहाँ से प्रीसेट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी गेट का क्वेश्चन है 2006 का, 2 मार्कर। तो द 2 इनपुट गेट इज, ठीक है, 2 इनपुट गेट क्या होगा, ये मतलब यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे है ये हमसे पूछा जा रहा है कि ये 2 इनपुट गेट क्या होना चाहिए अगर ये मॉड नंबर इस काउंटर का 6 है। तो मतलब यहाँ हमें पीछे से आगे उल्टा जाना है, और ये गेट हमसे पूछा है, ये पूरा कनेक्शन दिया है। अगर इस कनेक्शन को देखें तो जो हमारा एक्सटर्नल क्लॉक आ रही है, जो मेन वाली क्लॉक है, वो हमारा इधर आ रही है, तो LSB ये हुआ और MSB ये हुआ। मतलब अब हमारा अब भी वही चीज़ है कि CBA, ये चीज़ तो वही है, LSB है, बस इस तरीके से लिखा है। फिर देखें तो हमारा जो क्लॉक नेक्स्ट में जा रही है उसमें बबल है, तो ये अप काउंटर है, ये 3 बिट का अप काउंटर है क्योंकि 3 फ्लिप फ्लॉप है, अप काउंटर है। तो ये 0 0 0 से हमारा काउंटिंग शुरू करेगा, फिर 0 0 1 पे जाएगा, इस तरीके से हमारा जाएगा। ये चीज़ है। अब इन्होंने ये कहा है कि ये मॉड 6 तक की ही काउंटिंग करेगा केवल। तो इससे क्या समझ में आता है, मॉड मतलब मॉड नंबर इसका 6 है, मतलब ये 0 1 2 3 4 और 5 तक की ही काउंटिंग कर पा रहा है। 6 पे जाएगा, उसको मैं यूँ कट कर रहा हूँ, और वो वापस 0 पे आ जाएगा। मतलब ये 6 पे जाते ही 0 पे आ जाएगा। तो 6 का क्या हुआ, 1 1 0। तो 1 1 0 जैसे ही गया तो ये हमारा 0 पे आ गया। अब क्योंकि ये क्या है, ये जो क्लियर है वो हमारा कैसा दिया हुआ है, एक्टिव लो दिया हुआ है। क्लियर जो यहाँ पे है ये एक्टिव लो लिखा भी है, जो क्लियर है वो एक्टिव लो क्लियर है। अब इसकी वजह से क्या है कि ये गेट है और इस गेट से यहाँ से आउटपुट निकल रहा है, तो ये आउटपुट 0 होना चाहिए। ये मैंने बनाया है, ये आउटपुट 0 होना चाहिए इस गेट से। अब इसके अंदर जा क्या रहा है वो भी देखते हैं। इसमें Q बार जा रहा है। अब Q बार को क्योंकि C फ्लिप फ्लॉप का है तो मैं इसको C बार लिख सकता हूँ, तो लिख सकते हैं। ऐसे ही B से निकला, A से कोई मतलब नहीं, इस गेट का A से कोई मतलब नहीं, और B बार, मतलब B बार और C बार में ऐसा क्या भेजें कि ये हमारा 0 हो जाए। तो अब क्या भेजें वो हमें यहाँ से पता चल रहा है। यहाँ से 1 1 जा रहा है, मतलब उस समय पे जब ये 0 होगा तो मान लो यहाँ से C से 1 निकलेगा और B से 1 निकलेगा, मतलब यहाँ 0 0 जाएगा। तो ये 0 0 में कैसे पता चला, वो हमें इससे पता चला कि ये 6 बनते ही क्लियर हो रहा है। हमें सब कुछ पता है, बस ये गेट नहीं पता है। हमें सब कुछ पता है, मैं बोल रहा हूँ, बट ये गेट नहीं पता है कि किस तरीके का गेट है। हमें ये पता है कि इस गेट के बाहर आउटपुट 0 होना चाहिए क्योंकि एक्टिव लो क्लियर है। हमें ये पता है कि उस समय पे ये क्या है, ये CBA ही तो है, तो ये CB 1 1 है उस समय पे जब 6 बनेगा, क्योंकि मॉड 6 पे ही जाके कट जाएगा। तो CB हमारा 1 1 है और CB 1 1 है, तो C बार B बार 0 0 है। तो ऐसा कौन सा गेट होता है जिसमें आप इनपुट 0 0 दो और वो आउटपुट 0 निकाल दे। तो ऐसा एक ही गेट हो सकता है, वो हमारा OR गेट है। अब वो फिट भी बैठता है, अगर 0 + 0 दोगे तो हमें 0 ही मिलेगा। तो ये चीज़ कहाँ फिट बैठती है, तो ये OR गेट में फिट बैठती है। तो इस वजह से इसका आंसर OR गेट हुआ। तो इस तरीके से ये हमारा उल्टा काम हुआ। हमें सब कुछ पता था, बस हमें ये गेट नहीं पता था कि ये गेट कौन सा है। तो गेट पता होने के लिए उस गेट का इनपुट और उस गेट का आउटपुट पता होना चाहिए। आउटपुट हमें पता है क्योंकि एक्टिव लो है और 6 पे इसको क्लियर करना है, तो ये 0 होना चाहिए। और क्योंकि 6 पे क्लियर होगा तो उस समय C और B 1 1 होगा, तो फिर C बार B बार 0 0 होगा। बस जैसे ही हमें ये पता चला तो हमने गेट बता दिया। तो इसमें कोई ज़्यादा चीज़ नहीं है। ये सब वही चीज़ें लिखी हैं कि CBA 1 1 0 है, तो C बार B बार A क्या होगा, 0 0 1, मतलब 0 0 होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसी गेट का एक क्वेश्चन है, फाइंड मॉड नंबर। मॉड नंबर बताना है, असिंक्रोनस क्लियर है, तो ये यहाँ पे चीज़ हो गई। और
तो इस तरीके से ये क्लियर बार है, मतलब ये एक्टिव लो है, यहाँ पे बबल है इस वजह से ये एक्टिव लो क्लियर हो गया। पहली चीज़ मॉड नंबर बताना है हमें, तो इस पर हमने बाकायदा, क्योंकि 3 बिट का काउंटर करके लिखा है, यहाँ 3 अलग अलग फ्लिप फ्लॉप नहीं दिखाएं, तो हम Q2 इसके जो तीनों आउटपुट है यहाँ से निकल लें, Q2 Q1 Q0, और ये भी गिवन है, ये जो LSB MSB है ये चीज़ भी गिवन है कि ये LSB है, ये MSB है, ये चीज़, तो ये MSB है और ये LSB है Q। इसको हमने बना लिया, बना के हमने खुद से सोच लिया कि इनिशियली ये 0 0 है, ये 0 0 है इनिशियली, ओके 0 0 0। अब जैसे ही पहली क्लॉक आएगी, जैसे क्योंकि ये देखो क्लॉक क्या है, ये एज ट्रिगर्ड है और पॉजिटिव है क्योंकि यहाँ कोई बबल नहीं है, तो पॉजिटिव एज पे क्लॉक है हमारा, ये देखो मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ, पॉजिटिव एज पे क्लॉक है। जैसे ही पहली क्लॉक आएगी तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, चेंज होकर किस में चेंज हो जाएगा, 0 0 और 1 में चेंज हो जाएगा, मतलब 0 से 1 पे चला जाएगा, फिर 1 से 2 पे जाएगा और फिर इस तरीके से सो ऑन। यहाँ तो बेसिक सा हमारा फंडा आया। अब यहाँ पे फिर वही क्वेश्चन देखना जरूरी है कि ये क्लियर कब होगा। जैसे ही क्लियर होगा तो उसके बाद ये काउंटिंग नहीं कर सकता। अब क्लियर होगा उसके देखने के लिए यहाँ पे गेट कौन सा है वो देखना जरूरी है। ये हमारा एक नैंड गेट है, ये हमारा एक नैंड गेट है और नैंड गेट में तीनों इनपुट आए हमारे, है ना, Q2 Q1 और Q0, और जिसके अंदर कौन सा हमारा LSB है कौन सा MSB है वो वही वाली बात है, Q2 Q1 और Q0। तो इस तरीके से तीन इनपुट है, ये Q2 हमारा MSB है और Q0 LSB है, ये चीज़ है। अब ये कहाँ पे क्लियर होगा वो देखना ज़रूरी है। अब देखो क्योंकि ये एक्टिव लो क्लियर है तो इस नैंड गेट का आउटपुट हमारा 0 होना चाहिए। अब कौन सा कॉम्बिनेशन Q2 Q1 और Q0 का है जो आउटपुट 0 दे देगा अगर उसको नैंड गेट से निकाला जाए। नैंड गेट का क्या मतलब हुआ, Q2 Q1 Q0 का बार, ओके। तो ये 0 कब होगा, ये 0 तब होगा जब तीनों हमारे 1 1 1 हो जाएंगे। ये 0 कब होगा जब तीनों हमारे 1 1 1 हो जाएंगे, है ना, क्योंकि ये बार है। तो ये तीनों अगर 1 1 1 हुए तो इसका आउटपुट 1 और उसके बार दिया है क्योंकि नैंड गेट है तो वो उसको 0 बना देगा। तो यहाँ तक तो सब चीज़ सही लग रही है, यहाँ तक तो सब चीज़ सही लग रही है, बट यहाँ पे एक दिक्कत हो गई। जब मैंने इसको ड्रॉ किया तो यहाँ पे ये दिखना छूट गया कि ये जो गेट है ये नैंड गेट के साथ में इस जगह पे बार है, मतलब LSB के संग बार है। अब LSB के संग बार है तो यहाँ पे ये भी समझना ज़रूरी है कि Q0 को 1 होने के लिए, क्योंकि वहाँ बार है तो हमें 0 देना पड़ेगा, मतलब Q0 हमारा 0 होना चाहिए, ये 1 होना चाहिए, ये 1 होना चाहिए, क्योंकि Q0 का बार यूज़ हो रहा है तो वो 1 अपने आप बन जाएगा, है ना। मतलब इस जगह से हमें 0 निकले Q0 का, समझ रहे हैं आप, इस जगह से 0 निकले और वो यहाँ इसके बबल की वजह से जाके फिर वो 1 बन जाए। तो ये हमारे इससे क्या निकला कि 1 1 0 होगा अगर इस नैंड गेट के अंदर का इनपुट, तो वो हमारा बन जाएगा 1 1 1 और 1 1 1 दे देगा 0। इसका मतलब क्या है कि 1 1 0 मतलब 6 के लिए ये कट जाएगा। तो अगर इसको इस तरीके से लिखें तो ये यहाँ पे इसीलिए लिखा हुआ है मॉड 6 काउंटर, तो ये हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 और 6 पे कट और इस 6 से फिर से 0 पे, तो इस वजह से ये मॉड 6 काउंटर ही रहेगा केवल। तो यहाँ पे क्या चीज़ समझनी जरूरी थी कि नैंड गेट है, नैंड गेट का आउटपुट 0 होगा क्योंकि एक्टिव लो क्लियर है, और यहाँ पे एक बबल है, LSB के लिए बबल है, तो LSB के लिए बबल है मतलब LSB यहाँ से अगर 0 निकालेगा तब ये 1 बनाएगा इसको, और बाकी तो 1 ही 1 निकालना चाहिए Q1 Q2 से। तो यहीं पे सीधे आंसर आ गया 1 1 0, सीधे आंसर आ गया इस जगह पे 1 1 0। और अगर कभी गिवन नहीं है, जैसे यहाँ पे था, अगर कभी गिवन नहीं है तो हमेशा खुद से बाय डिफ़ॉल्ट हम अप काउंटर ही मान के चलेंगे, उसको लेके सॉल्व करो। एक देखते हैं यहाँ पे, अभी हमने देखा असिंक्रोनस क्लियर का, अब देखते हैं सिंक्रोनस क्लियर का एग्जाम्पल, ओके। तो यहाँ पे इस सिंक्रोनस क्लियर था, वहाँ पे क्या डिफरेंस हो जाता है, ये सेम क्वेश्चन है जो पीछे था और ये कुछ इस तरीके से बनाया है कि LSB के लिए बबल है, वहाँ ऊपर बना दिया था तो वहाँ पे ये कनेक्शन उस हिसाब से ऊपर नीचे कर दिए थे, वही वाली बात है, सेम क्वेश्चन है, ये समझने वाली बात है, सेम क्वेश्चन एज प्रीवियस, ओके। तो ये 3 बिट का काउंटर है, LSB MSB है, Q0 और Q2 क्लियर है हमारा, क्लियर बार है, एक्टिव लो क्लियर है, ठीक है, एक्टिव लो क्लियर है, मतलब नैंड गेट का आउटपुट 0 होना चाहिए। सेम चीज़ सब कुछ वही है, हमको पता है कि 6 पे जाके ये क्लियर होगा, ये भी हमको पता है कि ये 6 पे 1 1 0 जैसे ही बनेगा तो इसका आउटपुट ये 0 दे देगा नैंड गेट और ये क्लियर हो जाएगा। बट यहाँ पे दिक्कत क्या है कि ये हमारा किस तरीके का क्लियर है, सिंक्रोनस क्लियर है। अब उसका मतलब क्या होता है वो समझते हैं। मान लो ये पहली पल्स, ये दूसरी पल्स, ये तीसरी, चौथी और 5वीं और 6वीं,
तो जब छठवीं पल्स आएगी तो ये 110 बनाएगा। अब जैसे ही 110 बना, अब क्योंकि ये सिंक्रोनस क्लियर है, तो सिंक्रोनस क्लियर का मतलब समझना बहुत ज़रूरी है। देखो सिंक्रोनस क्लियर हमने पढ़ा था, मतलब क्या होता है कि क्लियर देते वक्त वहाँ पे हम क्लॉक से भी करते हैं। देखो अगर मैं इसको बनाऊँ तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा कि जो इससे आउटपुट निकल रहा है और इन दोनों को आप एक एंड गेट में डाल दो। देखो ये जो दोनों निकले इनको आप एक एंड गेट में डालो और उस एंड गेट का आउटपुट फिर ले जाके इसमें दो। ये कुछ इस तरीके से है कि जो ये नैंड गेट से निकला क्लियर करने के लिए, उसको आप डायरेक्ट क्लियर में नहीं भेजोगे, आप एक एंड गेट उठाओगे और जो क्लॉक है उस क्लॉक को भी उठाओगे। मान लो क्लॉक यहाँ कहीं से आ रही है, क्लॉक को दोनों, मतलब कि अगर ये तो 0 हो गया ठीक है, और बीच में एक आप इन्वर्टर भी लगा दोगे, है ना, क्योंकि ये 0 आ रहा है तो ये इन्वर्टर लग के इसको 1 बनाएगा, फिर ये 1 क्लॉक हुई। मतलब जब एक क्लॉक मिलेगी, मेरी बात को ध्यान से सुनना, जब एक क्लॉक मिलेगी, क्लॉक पल्स मिलेगी, तभी हमारा क्लियर हो सकता है। अब समझो इस बात को, जब एक क्लॉक पल्स मिलेगी तभी हमारा क्लियर हो सकता है। अब इसका क्या रिलेशन है कि ये जो क्लॉक पल्स थी इस पर अभी ये क्लियर नहीं हुआ, लेकिन इसने क्लियर होने के लिए जो ज़रूरत थी उनको फुलफिल कर दिया। बट क्योंकि ये क्लॉक तो बहुत होती है छोटी, ये क्लॉक ऐसी है, ओके, ये क्लॉक तो बहुत छोटी ड्यूरेशन के लिए होती है, फिर ये अगली क्लॉक आएगी कुछ इस तरीके से, क्योंकि ट्रिगर एज वाली क्लॉक है इस तरीके से। अब ये लेवल से मतलब नहीं है, लेवल के लिए काम नहीं कर रहा, तो इस वाली क्लॉक पे तो ये 110 हो गया। बट क्योंकि ये क्लॉक जब ये 110 हुआ, ये क्लॉक आके चली गई। अब क्योंकि यहाँ पे एंड गेट लगा हुआ है, ये क्या है, ये एंड गेट है। अब एंड गेट का क्या मतलब है कि दोनों 1 होने चाहिए, तभी आउटपुट के बाद में 1 देगा। और फिर से मान लो इसको इन्वर्टर लगा दो, क्योंकि हमें आउटपुट 0 चाहिए, ठीक है। तो मैं एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ, ये आउटपुट 1 देगा और ये इन्वर्टर से फिर 0 होके एक्टिव लूप क्लियर हो जाएगा। तो हमें 1 चाहिए, मतलब क्लॉक चाहिए। तो जब तक यहाँ पे क्या मतलब है, बहुत इतनी बात का जो कंक्लूजन है कि जब तक अगली क्लॉक नहीं आती, इस क्लॉक पे जब हमारा असिंक्रोनस क्लियर था तो यहीं पे क्लियर हो जाता था, पर वहाँ पे क्लॉक पल्स की ज़रूरत नहीं थी, यहाँ पे अगली क्लॉक पल्स की ज़रूरत है। तो यहाँ पे तो ये 110 बन गया, पर इसके साथ में इसको क्लॉक पल्स भी चाहिए। तो अगली क्लॉक पल्स आएगी तब ये हमारा चेंज होगा, तब ये 000 हो जाएगा। और आप जो लिखते थे कि इसको काट देते थे इसको काटेंगे नहीं, तो यहाँ पे ये हमारा मॉड 7 काउंटर बन जाएगा। तो जो सेम फिगर है वो मॉड 6 काउंटर है असिंक्रोनस क्लियर के लिए, ठीक है, और वही मॉड 7 काउंटर है हमारा सिंक्रोनस क्लियर के लिए। तो ये चीज़ समझी, थोड़ा सा टाइम लगा बट ठीक है, मैंने इसको समझाया। तो हियर क्लियर बिकम 0 बट इन सिंक्रोनस काउंटर बोथ क्लियर एंड क्लॉक नीडेड टू मेक द सर्किट। तो ये जो स्टेटमेंट है कि बोथ नीडेड, उसको बताने के लिए मैंने इतना सर्किट बना के दिखाया कि आपने एंड गेट लगा दो, यहाँ इन्वर्टर, ये सब चीज़ें। तो ये चीज़ हो गई। और क्लॉक टू नीड मेक द सर्किट रीसेट और क्लियर, सो द नेक्स्ट क्लॉक मीन्स एट 7 इट बिकम 0। तो इस वजह से ये हमारा मॉड 7 काउंटर हो गया, ओके। तो ये चीज़ है, इस वजह से हमारा मॉड 7 काउंटर हो गया। तो सेम सर्किट जो था, ये जो सेम सर्किट था जो 110 मतलब 6 पे वो क्लियर हो रहा था, तो अगर वो सिंक्रोनस क्लियर असिंक्रोनस क्लियर है तो वो हमारा मॉड 6 ही हो जाएगा काउंटर, वो 6 पे एकदम से क्लियर हो जाएगा, उसको अगली क्लॉक पल्स की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर सिंक्रोनस क्लियर है तो उसको क्लॉक पल्स की भी ज़रूरत है, वो अगली वाली क्लॉक पल्स पे ही क्लियर होगा, उस सेम क्लॉक पल्स पे क्लियर नहीं हो जाएगा। तो ये डिफरेंस रहता है। अब बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक छोटा सा कि कैस्केडिंग काउंटर। तो अगर हमें 2 अलग अलग काउंटर को कैस्केड किया, उसके बाद फाइनल मॉड नंबर पूछा है कुछ इस तरीके से। लेट एग्जाम्पल गिव, हमारा जो इनिशियल क्लॉक है वो 100 हर्ट्ज है और फाइनल हमसे पूछी है। तो ये मॉड 5 काउंटर है और ये मॉड 2 काउंटर है। यहाँ पे समझने वाली ये बात है कि जो मॉड 5 काउंटर का आउटपुट है वो मॉड 2 वाले का इनपुट होगा। तो इससे क्या समझ रहे हैं, जो मॉड 5 काउंटर होगा वो उसको 100/5 कर देगा। क्यों? क्योंकि क्या होता था, एफ आउट क्या होता था, FCL के अपन मॉड नंबर 5 है, तो 100/5 मतलब 20 हर्ट्ज। अब ये जो मॉड 2 काउंटर है, अब इस 20 हर्ट्ज का और 2 से डिवाइड कर देगा, तो ये 10 हर्ट्ज देगा। अगर हम टेक्निकली देखें तो 100 किससे डिवाइड हुआ है 10 हर्ट्ज बनने के लिए, 10 से डिवाइड हुआ है। तो यहाँ पे सीधे से कह सकते हैं कि 100 हर्ट्ज 10 है, तो मॉड 5 × 2, तो कभी भी 2 काउंटर कैस्केड हो रहे हैं तो आप सीधे मल्टीप्लाई कर दो कि मॉड 5 मॉड 2 मतलब मॉड 10। अब बोला जाए मॉड 6 और मॉड 3 मान लो कैस्केड कर दो, तो उनका आप सीधे से कर दो मॉड 18 काउंटर कैस्केड होके। तो इस तरीके से ये होता है, सीधे मल्टीप्लाई कर दिया जाता है।
एक क्वेश्चन ये है कि फाइंड मॉड नंबर, इसी गेट का क्वेश्चन है, फाइंड मॉड नंबर इफ नैंड गेट हैज़ अ डिले ऑफ 2 नैनो सेकेंड और एफ क्लॉक इज 1 गीगाहर्ट्ज। तो यहाँ पे दो चीज़ नहीं निकली कि नैंड गेट का डिले है, ये नैंड गेट है, ये जो ये नैंड गेट है, बट इसमें यहाँ बार भी लगा, ये समझने वाली बात है। इसका डिले जो है वो 2 नैनो सेकेंड है, ये क्वेश्चन हमने ऊपर भी किया था, और क्लॉक की फ्रिक्वेंसी भी दे दी है, जहाँ पे एलएसबी क्या होता था, बार होता था, एलएसबी पे बार लगा होता था, ये क्वेश्चन ऊपर हमने किया था। तो इसको देख लेते हैं। अब ये एक्टिव लो क्लियर है, ओके, एक्टिव लो क्लियर है, तो इस वजह से ये 0 होना चाहिए, नैंड गेट का आउटपुट 0 होना चाहिए, ओके, तो 0 होगा। और हम क्या करते हैं, इस बबल को उठा के यहाँ लगा लेते हैं, मतलब इस बबल को इस बबल से कट कर देते हैं। मान लो दोनों बबल कट कर दिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका ये एक मतलब हुआ, दोनों बबल कट किए कि इसका आउटपुट, ये एक एंड गेट है, इसका आउटपुट हमें 1 मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। अब 1 मिलने के लिए ये 1 हो और ये भी 1 हो और ये 0 हो, ये 0 हो, मतलब ये यहाँ से क्या निकल रहा हो, 0 निकल रहा हो, क्योंकि बबल है तो वो उसको 1 बना देगा। इसका मतलब कि 1 1 0 के लिए, इसका मतलब कि इसके 6 के लिए यहाँ पे ये हमारा कट जाएगा, मतलब 6 के लिए एक्टिव लो हमारा क्लियर हो जाएगा, 6 आते ही 0 0 0 बन जाएगा। ये तो ये चीज़ है, बट क्योंकि इसका डिले कितना है, 2 नैनो सेकेंड। अब क्लॉक कितनी है, क्लॉक 1 गीगाहर्ट्ज। अगर टाइमिंग ऑफ क्लॉक पूछें, मान लो ये क्लॉक है और ये हमारा पॉजिटिव ट्रिगरिंग वाली है, ओके, मान लो इस वाली क्लॉक पे ये 110 बन गया, मान लो सपोज। टाइमिंग ऑफ टाइम पीरियड क्लॉक की बात करेंगे, टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का होगा तो 1 गीगाहर्ट्ज, मतलब ये हो जाएगा 10⁹, मतलब 1 नैनो सेकेंड। क्लॉक की ड्यूरेशन क्या है, 1 नैनो सेकेंड है, और इस गेट का डिले है 2 नैनो सेकेंड। तो इससे क्या दिक्कत आई, इससे बहुत बड़ी दिक्कत आ गई। इसका डिले 2 नैनो सेकेंड होते ही, क्लॉक तो 1 नैनो सेकेंड की थी, गेट ये जो आउटपुट देगा ये 2 नैनो सेकेंड के डिले से देगा, जहाँ पे ये 110 बन जाना चाहिए था, इसके अगली वाली क्लॉक पे जाके बनेगा। तो इससे क्या होगा कि इसका मॉड नंबर बिगड़ जाएगा, तो इसका मॉड नंबर अब 6 ना होके 7 हो जाएगा। ये समझते हैं कि इसने 116 तो बनाया, बट इसको क्लियर करने में देखो 110 यहाँ बना, 110 तो इसके इनपुट पे बन गया, ओके, इसको समझेंगे ध्यान से। 110 तो नैंड गेट के इनपुट पे बन गया, पर आउटपुट पहुंचने के लिए, मतलब इस गेट से प्रोसेस होने के लिए इसको 2 नैनो सेकेंड लगेंगे, मतलब 2 क्लॉक पल्सेस लगेंगी। क्यों, क्योंकि एक क्लॉक पल्स 1 नैनो सेकेंड की है, ओके, ये हमने प्रूव किया। टी क्या होता है, टाइम क्या होता है, 1/फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की यूनिट दी तो उससे निकाल लिया टी, तो 2 क्लॉक पल्सेस के इक्वल है, मतलब इसके बाद पहुंचने में और क्लियर को क्लियर करने में 2 क्लॉक पल्स चाहिए। तो फिर ये क्या होगा, 110 के बाद फिर ये अगला कुछ, मतलब अगली क्लॉक पल्स आएगी तो ये 110 यहाँ से क्या आउटपुट बना देगा, कुछ और बना देगा, ओके, तो 6 से फिर 111 बना देगा, और उसके बाद फिर इसको रीसेट करेगा। तो ये यहाँ पे डिफरेंस आ गया, तो ये मॉड 6 ना होके मॉड 7 का हमारा, और इसको काट देंगे, ओके, तो मॉड 7 हमारा ये हो जाएगा काउंटर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी समझने वाली कि नैंड गेट में अगर डिले दे दिया, मतलब इनपुट तो अपनी सही तरीके से सब कुछ सही तरीके से काम कर रहा है, पर नैंड गेट के जो आउटपुट बाहर निकल के जा रहा है, जो क्लियर करेगा एक्चुअल में जाके, तो वो तो 2 नैनो सेकेंड डिले से जा रहा है, और 2 नैनो सेकेंड मतलब 2 क्लॉक पल्सेस का डिले। तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर खत्म होता है।